नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। 2024 के लोकसभा चुनाव का छठा चरण पूरा हो चुका है। वोट डालने की समय अवधि खत्म हो गई है और छठे चरण के बाद तस्वीर क्या बनी इस देश में, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प होगा, क्योंकि एनडीए गठबंधन या बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने पांचवें चरण के बाद ही ऐलान कर दिया था कि उनका गठबंधन 310 के आंकड़े से आगे निकल गया है और बहुमत तो काफ़ी पीछे छोड़कर आ गया है। इस दावे और जवाब में विपक्षी गठबंधन इंडिया वाले अलायंस के दावे के बाद एक तरीके से ये जो छठवां चरण था ये बहुत महत्वपूर्ण था। देश भर में कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 58 सीटों पर वोट पड़े और उत्तर प्रदेश की 14 महत्वपूर्ण सीटें, यानी पूर्वांचल का जो मेन संग्राम है, जो मुख्य संग्राम है, वो आज देखने को मिला। वो हॉट सीटें भी इस दौर में शामिल रहीं, जिनको लेकर चाहे वो जौनपुर हो, सुल्तानपुर हो, प्रतापगढ़ हो, इस तरह की सीटें, इलाहाबाद हो जिसे प्रयागराज कहते हैं, इस तरह की सीटें भी इस दौर में शामिल रही हैं। और काफ़ी कौतूहल भी रहा है कि हुआ क्या है आखिर इस दौर में। लेकिन अंबेडकर नगर भी बड़ी महत्वपूर्ण सीट रही। इस छठे चरण के चुनाव में तस्वीर तो क्या बनी, लेकिन जो 3-4 तस्वीरें सामने आईं उनको हम दिखाएंगे। वो 3 तस्वीरें जरा दिखाई जाएं। वो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर है लोकतंत्र में आस्था की तस्वीर। 116 साल की बुजुर्ग महिला अंबेडकर नगर में वोट डालने गई है। अपने आप में भारत के लोकतंत्र में एक ये स्वर्णिम अक्षरों में ये दर्ज हो गया। बाकायदे गाजे बाजे के साथ परिवार के लोग उनका टीका करके बग्गी में उन्हें वोट डलवाने के लिए ले गए। ये अपने आप में ये तस्वीर बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर है। तो लोकतंत्र की आस्था या लोकतंत्र में आस्था इस कदर है हिंदुस्तानियों की, अब इससे ज़्यादा आपको दृष्टांत देने की आवश्यकता है नहीं। ये तस्वीर ही काफ़ी है कि 116 साल की दादी अम्मा वोट डालने पहुंची। वास्तव में ये तस्वीर देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये भारत है, ये भारत का लोकतंत्र है। जब कोई इस लोकतंत्र पे उंगली उठाता है तो उसका जवाब ये तस्वीर है। इसी लोकसभा चुनाव में छठवें चरण में ये दूसरी तस्वीर है। ईवीएम को लेकर पूरे देश में, ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर, एक दल का वोट दूसरे दल में जाने को लेकर तमाम ये विवादों का विषय रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों इस पर विराम भी लगा दिया। लेकिन तकनीकी खामियां अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और इन तकनीकी खामियों की वजह से चुनाव आयोग पर, उसकी व्यवस्था पर आरोप भी लगते हैं। विपक्ष ने आज इस चरण में भी सीधा आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने उन इलाकों में ईवीएम खराब लगाई जहां पर इंडिया गठबंधन के वोट ज़्यादा थे। सुबह होते ही दिल्ली में आतिशी ने वोट डाला, दिल्ली सरकार की मंत्री। उन्होंने कहा कि जहां इंडिया ब्लॉक के मतदाता ज़्यादा रहते हैं, जहां इंडिया ब्लॉक मजबूत है, वहां पर वोटिंग धीमी कराई जा रही है जिससे वोट ना पड़ सके। ये इसी तरीके की तस्वीर उड़ीसा से भी आई, जहां भारतीय जनता पार्टी के जाने पहचाने चेहरे संबित पात्रा, उन्होंने शिकायत की कि कुल मिलाकर उनके यहाँ भी तमाम बूथों की तस्वीरें आई जिनमें ईवीएम खराब थी। ये बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर है। और तीसरी तस्वीर भी जरा दिखा दी जाए। तीसरी तस्वीर ऐसी है जिसमें लोकतंत्र नज़रबंद हो गया। एक प्रत्याशी को यह हक है कि वो चुनाव के दिन बूथों पर जाकर देखे कि उसके चुनाव में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही।
वो जाकर देख सकता है। आयोग ने, लोकतंत्र ने उसे ये अधिकार दिया है। लेकिन अंबेडकर नगर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, समाजवादी नेता, पूर्व मंत्री, मौजूदा विधायक लालजी वर्मा को सुबह सुबह पुलिस उनके घर में गेट फांद कर कूद गई। कूदना आप समझ सकते हैं। और उन्हें नज़रबंद कर लिया। कहा कि आप विधायक जी जाएंगे नहीं। खबर आई कि एक पुराने मामले में पुलिस उनसे पूछताछ करने के बहाने उनके घर कूदी और उन्हें ज़्यादा देर तक डिटेन करते रहे। इसका मकसद क्या था? प्रत्याशी को क्यों रोका गया? समाजवादी पार्टी के जो ऑफिशियल एक्स पोस्ट हैंडल है, उससे जब आयोग को ये पोस्ट की गई तस्वीरें, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस तस्वीर के पोस्ट करने के बाद 2-2.5 घंटे बाद लालजी वर्मा को अपने घर से अपने चुनाव के लिए बूथों पर जाने की इजाज़त मिली। हालांकि अंबेडकर नगर के पुलिस अधीक्षक ने पूरी तरह इसे नकार दिया कि ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और तस्वीरें सामने हैं कि लालजी वर्मा को नज़रबंद किया गया। जद्दोजहद करने के बाद भी उन्होंने छोड़ा नहीं गया। ये कौन सा लोकतंत्र है? इसी तरीके से जौनपुर से खबर आई कि एक वर्ग विशेष के मोहल्ले में लाठियां चला दी गई, लोग वोट नहीं डाल पाए, मारपीट और टांग तोड़ दी गई। इस तरह की बातें। पहले चरण भी रामपुर में और संभल में भी वर्ग विशेष के मतदाताओं की टांगे तोड़ने, उन्हें भगाने के आरोप भी लगे थे। इतना सब बवंडर वितंडावाद के बाद भी कहीं भी प्रेक्षक और चुनाव आयोग की सक्रियता ना दिखना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। अब तो चुनाव आयोग के खिलाफ हर तीसरा आदमी बोलने लगा है। विपक्ष तो छोड़ दीजिए। ये सब सारी चीज़ें बहुत ही गंभीर हैं लोकतंत्र के लिए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 6वें चरण के बाद जो ये लोकसभा है, जिसका चित्र आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, उसके लिए क्या कॉम्बिनेशन बना, कौन से लोग, कौन से वर्ग के लोग सर्वाधिक इस लोकसभा में जाएंगे? क्या सामाजिक ताना बाना ऐसा होगा संसद का जो भारत के गुलदस्ते को गूंथा रखे, या किसी विचारधारा विशेष के लोग ज़्यादा तादाद में पहुंचेंगे? ये मतदाता ही जाने। और आने वाले दिनों में 4 जून को भविष्य में संसद बता देगी अपने आप कि यहाँ कौन लोग गए हैं। लेकिन जो खबरें आई उत्तर प्रदेश से और देश के तमाम भागों से, उसमें लगा कि सामाजिक न्याय बड़ा मुद्दा है। आरक्षण और संविधान नीचे तक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को जो लोग हल्के में ले रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की भी बड़ी भूमिका मुझे इस चुनाव में दिख रही है। तो आज हम इसी पर आज बात करेंगे, चूंकि ये चरण पूरा हो चुका है और तस्वीर क्या साफ हो गई है, यही बड़ा सवाल। छठा चरण पूरा हो गया और 7वें चरण की लड़ाई और चढ़ाई है। 7वें चरण के लिए जिन जिन जिलों में उत्तर प्रदेश में और देश में जिन इलाकों में वोट पड़ने हैं 1 जून को, वहां धुआंधार प्रचार, विपक्षी गठबंधन हो चाहे प्रधानमंत्री और उनका गठबंधन हो, सारे लोग धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के 2 वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं, उनके भाषण के वायरल वीडियो हैं। इसलिए मैं उनके बारे में कोई बहुत ऐसी बात नहीं कर सकता, लेकिन वायरल वीडियो हैं, पब्लिक डोमेन में हैं और रैलियों के वीडियो हैं। प्रधानमंत्री जी किस लाइन और लेंथ पर बोल रहे हैं, जरा सुन लीजिए आप। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है, मुफ्त राशन मिलता है, तो वो आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं?
आपको पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपने वोट नहीं दिया होगा तो वो पुण्य आपके खाते में जमा होगा क्या? इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जान है, जब तक इस शरीर में प्राण तत्व हैं तब तक वो एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण के लिए लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जाओ मुजरा करो। उनका इशारा अल्पसंख्यक वोटों की तरफ था। दूसरे शब्दों में प्रधानमंत्री ने विपक्षी नेताओं को तवायफ तक कह दिया। भाई मुजरा कौन करता है? तवायफ, ये भी कह दिया उन्होंने। यानी सातवें चरण का रण भी बड़ा भीषण होने जा रहा है, क्योंकि जिस लाइन लेंथ पर प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं वो बड़ी आक्रामक है, बहुत आक्रामक है। प्रधानमंत्री जी के तमाम इंटरव्यू हैं, क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय चैनलों तक उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो जेल से इस समय बाहर है, जमानत पर चुनाव के लिए आए हैं, उनका भी एक आरोप गंभीर है। केजरीवाल कह रहे हैं कि मैंने अब तक 10 इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन सरकार ने सारे इंटरव्यू प्रसारित होने नहीं दिए, उन पर रोक लगा दी है। आईएनबी के पर वो आरोप लगा रहे हैं। पता नहीं केजरीवाल कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ, ये केजरीवाल जाने। लेकिन उनका ये आरोप गंभीर है, बड़ी जिम्मेदारी से कहते हैं और जिम्मेदार पद पर हैं। हालांकि एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री जी केजरीवाल की तुलना चार्ल्स सोबराज से करते हैं। नई पीढ़ी को शायद चार्ल्स सोबराज के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन चार्ल्स गुरमुख सोबराज नाम का एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय अपराधी हुआ है जिसको कोई भी जेल बहुत दिनों तक जेल के अंदर रोक नहीं पाई है। ये भी विशेषता रही है उस अपराधी की, और कोई सबूत उस व्यक्ति ने नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री का केजरीवाल पर जो आरोप है चार्ल्स से, उनकी तुलना इसी परिप्रेक्ष्य में है कि वो केजरीवाल कोई सबूत नहीं छोड़ते। लेकिन मैं इससे आगे की बात करता हूं कि चार्ल्स गुरमुख सोबराज को कोई ज्यादा दिनों तक जेल में रोक नहीं पाया है। मैं इसके थोड़ी आगे की बात करता हूं। तो वास्तव में बड़ा जबरदस्त ये चरण छठा भी रहा, और देश का पूरा चुनाव जो खबरें हैं वो बड़ा दिलचस्प हो चला है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक सुशील दुबे जी जुड़े हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। राघवेंद्र राजू राजनीतिक विश्लेषक हैं, चुनाव यात्राएं करते रहे हैं, 7वें चरण के लिए भी हुम्मा भरे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं निकलने की। राघवेंद्र राजू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील दुबे जी से बात करेंगे। सुशील जी, क्या नई संसद की तस्वीर 6वें चरण तक साफ हो गई है क्या, या फिर 7वां चरण भी बहुत कटाजुज वाला होगा? कटाजुज आप समझ सकते हैं, चूंकि आप उसी रीजन से आते हैं और हम भी उसी रीजन से आते हैं, तो कटाजुज का जो शब्द है उसका मर्म भी आप समझते हैं। क्या तस्वीर आपको दिख रही है? नई संसद की तस्वीर क्या दिख रही है? भाई मन बड़ा खट्टा होता, बड़ा खराब लग रहा है। जो अभी संसद जो खत्म हुई है अभी, उसमें एक सज्जन थे वो दिल्ली के विधोड़ी, बस गाली तो नहीं बकी थी, तेरी फला फला फला। इस समय नहीं, इतना बड़ा चैनल है आपका कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, वरना मैं गाली बोलता हूँ। दानिश अली याद है? ये संसद का वो रूप है जो वो भी पिछली बार भी गया है, जो खत्म हुआ है। दुर्लेन भाई, अच्छा शब्द आपने उठाना है। मैं भी आज बड़ा अपने आप में असहज महसूस कर रहा हूँ। अटल जी तक मैं देश को प्रधानमंत्री मानता था कि देश का एक प्रधानमंत्री है, कद नेहरू जी से लेके अटल जी तक। ये महाराज आए, महामानव आए, अच्छी बात है, आए, स्वागत है, जनता ने बुलाया, आप आए। आते ही महामानव ने उसने कहा देश के पीएम ने कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा।
अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तुरंत भाई उसने शुरू किया, उसके बाद फिर वो पुलवामा क्या क्या हुआ, एयर स्ट्राइक छोड़िए। ये चुनाव जो आज सातवां छठा चरण है, इसमें सातवां होना है, इसमें शुरू करिए, हम बताएं शुरू आपको। मंदिर, मस्जिद, मदरसा, पाकिस्तान, मछली, गाय, गोश्त, टोटी, मोटर, नल, लाकर, मंगलसूत्र। अब लाके इस आदमी ने मुद्रा पे खड़ा कर दिया है। हे भगवान, आपने एक चीज देखी, आपका मैं वो देख रहा था, अभी आपका जो वीडियो आप दिखा रहे थे हमारे पास है, हमने उस पर लिखा भी है, मेरे पास आ गया समय। तो उसमें दुर्गेंद्र भाई, एक होता ना, एक एक कहावत भी होती ना, सबका देख के राम झरोखा देख के सबका मुद्रा ले, उसमें उसमें बड़ा प्यार है, बड़ा अपनापन है, वो संतों की भाषा है। आप देखिए पहले वाले वीडियो में जिसमें भीख दे रहे हैं 5 किलो की अपने घर से लाके गुजरात से, उसमें दया भाव उनको सब ये दया दे रहे हैं अपने अपने मतदाताओं पे, जिन्होंने इनको पीएम बनाया, विश्वगुरु बनाया, डैश 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 क्वेश्चन मार्क, उस पर दया खा रहे हैं कि हमने पुण्य करोगे। और दूसरे पे प्रतिशोध, उनकी आंखों में प्रतिशोध निकल रहा है छठे चरण पे। मुजरा, इससे बड़ा तो आप गाली बक देते सीधे सीधे, सीधे सीधे। आपने देश के विपक्ष को, देश के मतदाताओं को तवायफ के रूप में खड़ा कर दिया। तवायफ के रूप में आज कितनी पिक्चरों में आपने वो तवायफ देखा, मुजरा देखा, कोठा देखा, वो गदरे वाले देखे और बोतल देखी हाथ में, सब देखा। तो तवलची, जब उसमें तवलची का बड़ा रोल होता है दुर्गेंद्र जी, जी जब तवलची अच्छा तबला बजाता है तो मुजरा और अच्छा होता है। तो क्या माना जाए, मैं तो इनके ऊपर, अब इनके जो पीएम है देश के, तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। भले ही हमारे देश में स्वतंत्रता का अधिकार है बोलने का, फिर क्या बोलूं, दाने सली में क्या बोलता मैं, विदुड़ी पे बेगैरत व्यक्ति को क्या बोलता मैं, क्या क्या नहीं बोला। इस देश में 28 करोड़ मुसलमान, 20 करोड़ है, 10 करोड़ है, 5 करोड़ है, 2 करोड़ है, 100 ग्राम है। अब ठीक 10 है। साल में निकाल बाहर करते, बड़ा पाकिस्तान में आंख निकाल दिया, वहां मुंह निकाल दिया, 72 में निकाल दिया जगदीश सिंह अरोड़ा ने नियाजी को पकड़ के। आपका 8,000 किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर चीन ले जा चुका है, और दुनिया का ज्ञान देते हैं लोग, तो फिर जनता भी ज्ञान दे रही है। कहां पर लाके खड़ा कर दिया, मुजरा पे लाके खड़ा कर दिया। ये देश अब ये सुनेगा प्रधानमंत्री से, और लहालोट है उसको भी डिफेंड कर रहे हैं। बीजेपी वाले जो टीवी चैनल पे डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे बीजेपी ये विपक्ष मुजरा तो कर ही रहा है। कहां ले जाओ, कभी शहजादे कहते हो, 3-3 डीएनए के पीएम के डीएनए, नेहरू जी, दादा दादी, पिता, वहां उसको शहजादा बताते हो, कहते कौन राहुल। ये भाषा प्रधानमंत्री की होती है, ये आत्मबोध अहंकारी प्रधानमंत्री की है इस समय। जो 4 जून को दिख जाएगा सब कुछ, जो वोटिंग हो रही है, जो हो रहा है, चरण चल रहा है। जी ऐसे क्या हमारे पास 10 साल में एक मुद्दा नहीं रह गया? हम मदरसे तो उतर ही नहीं पाए, हम मस्जिद की गुंबद पे बैठे रह गए, और चला तो उसी शब्द में, उसी लेम में मुसलमान ने तवायफ पे आ गया। ठीक है। कि देश का इतना बड़ा प्रधानमंत्री, और सुनिए नहीं, एक आधा मिनट, अपनी दूसरी भाषा में बोल रहा हूं, हम लोगों क्या दामाद होते हैं, दामाद, कुंवर कलेवा, शादी के बाद सवेरे कुंवर कलेवा पे आ जाता है। तो आपके चुनाव आयोग के जो प्रेक्षक है ना, वो इस समय पूरे चुनाव भर कुंवर कलेवा खा रहे हैं। उनको कोई घड़ी पहना रहा है, कोई के मुंह में मिठाई घुसेड़े दे रहा है, जो बुआएं फुपाएं चाचियां बैठी आसपास, वो नोट को, वो मतलब जो नहीं, वो व्यवहार होता है, वो दे रहा है, कोई फ्रूट दे रहा है। ये प्रेक्षक नहीं है, ये कुंवर कलेवा के दामाद बैठे हुए हैं, इन्हें प्रेक्षक कहेंगे? लालजी वर्मा ऐसे आदमी को, आपने चिदम्बरम का तो हमें याद है कि चिदम्बरम के घर भी पुलिस फांद गई थी, वो भी इन्हीं के समय पे। तो ऐसी अगर पुलिस फांदने लगी तो इस देश का लोकतंत्र, इसी बात पे चुनाव बिगड़ गया है इन लोगों का, कि लोकतंत्र संविधान को दलित ने चिपका लिया। यहां पर 400 क्यों कहा आपने? आप 372, 380 कह सकते थे, 400 इसलिए कहा कि इसीलिए मैसेज चला गया कि संविधान खत्म, हिंदू राष्ट्र वो एक तानाशाह यहाँ राज करेगा, अम्बेडकर जैसे भगवान का संविधान खत्म हो जाएगा। ठीक है सुशील जी, ठीक है, मैं लौटूंगा। पीयूष पंत को चर्चा में शामिल करते हैं। इस बीच हमारे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर डॉक्टर अजय आर्या
शामिल हो चुके हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार डॉक्टर साहब। और बहुत दिनों के बाद आज अजय आर्या साहब से रूबरू हो रहा हूँ। ये दौरे पे बहुत ज़बरदस्त थे पूरे देश में। आज हमारी ऑफ एयर बात हुई थी डॉक्टर साहब से, तो ये पता चला कि बहुत ज़्यादा ही व्यस्त हैं। तो मैंने कारण पूछा कि भाई व्यस्तताएं क्या हैं, तो बहुत कुछ तो नहीं बताया, लेकिन मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि इस समय क्या कारण हो सकता है भ्रमण का। भ्रमण का कारण ये हो सकता है कि देश की टोह, देश की नब्ज डॉक्टर आर्या टटोल रहे हैं। पीयूष जी, भाई मोदी जी ने कहा कि पुण्य नहीं मिलेगा, राशन वाली बात को लेकर एक वो उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि तो पुण्य नहीं मिलेगा। अगर कोई आप चीज़ करते हैं और क्या उसका पुण्य नहीं लेना चाहते हैं तो करें, अगर आप वोट नहीं देंगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। मेरा सवाल है कि क्या चुनाव में अब इस तरीके से ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन गई कि तवायफ, मुजरा, पुण्य यहाँ तक आना पड़ रहा है सत्ताधारी दल को? मेरा सीधा खरा सवाल है। और दूसरा, तीसरे चरण, चौथे चरण और अब छठवां चरण आज पूरा हो गया। छठवें चरण के बाद क्या संसद की तस्वीर साफ हो पाई या अभी भी दोनों दल, दोनों गठबंधन अभी संशय में हैं? अनम्यूट करिए पीयूष जी। अनम्यूट ठीक है, अनम्यूट ही है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, अब आई है। सुनाई दे रहा है? हाँ बोलिए पीयूष जी। जी सुनाई दे रहा, सुनाई। देखिए दुर्गेन जी, अभी जो दुबे जी ने कहा, और वो बहुत सारे लोगों का एक जो है वो कष्ट है, और एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरह का मतलब उसके लिए शब्द नहीं है कि एक प्रधानमंत्री इस देश का इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा हो, और कहां के कहां पहुंच गए वो। अभी देखिए 2 दिन पहले उन्होंने क्या कहा था इंटरव्यू में कि मुझे लगता है कि मुझे तो जो है कि ईश्वर ने ही भेजा है और ईश्वर ही मुझसे सब कुछ करा रहा है। तो क्या ये भी ईश्वर करा रहा है क्या उनसे? ये जो मुजरा की बात वो कर रहे हैं, क्या ये ईश्वर ही कह रहा है उनसे कि ये शब्द का इस्तेमाल करो? ये आप कहीं भी सोच नहीं सकते इस तरह की बात। तो इस तरह की बातें करना मतलब आप कहां तक जाओगे? मतलब एक प्रधानमंत्री, देखिए वही प्रधानमंत्री, हमको फक्र होता था अपने देश के हर प्रधानमंत्री जो है, लगातार उनको हम एक स्टेट्समैन के रूप में मानते थे, और उनके चाहे संसद हो, संसद के बाहर हो, जो भी वक्तव्य होते थे, ये एक बहुत गरिमामय वक्तव्य हुआ करते थे उन को। आज वो स्तर कहां पहुंच गया है, बड़ा दुख होता है। और अब चूंकि 6 चरण हो गए हैं, और जहां तक ये आकलन किया जा रहा है और कयास लगाया जा रहा है कि शायद फिर से सरकार बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, ये इनके प्रकार स्पष्ट बहुमत नहीं आने के बाद भी जो है सहयोगियों के साथ मिलके, और जैसे भी वो जिसके लिए वो जाने जाते हैं, कर लेंगे, सरकार बन जाएगी, इस तरह की जो है सुगबुगाहट होने लगी है। तो क्या अगर मोदी जी बनते हैं तो फिर क्या हमें लगेगा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति हमारा प्रधानमंत्री हो? सम्मान के साथ, मैं अपमान नहीं करना चाहता मोदी जी का, लेकिन ये एक दुख होता है, देश के स्तर पे होता है, हम नागरिकों के स्तर पे होता है, ठीक है, हम पत्रकारों के स्तर पे होता है कि आप मतलब कहां तक ले जा रहे हैं। मान लीजिए आपको, आपकी हताशा है, आपको फीडबैक मिल रहा है कि आपके खिलाफ जा रहा है, या आपको उतनी सीटें हासिल नहीं हो रही है जो आपने जो बड़ी बड़बोली बातें करी थी, उसका मतलब ये तो नहीं कि आप इस तरह की बातें करें और अशोभनीय बातें करें। आपको याद होगा जब राहुल गांधी ने एक बात कह दी थी भाषण में पनौती को, तो कितना बवाल मच गया था, जबकि पनौती ऐसा कोई शब्द नहीं है। और उसके तमाम उदाहरण हैं जो मोदी जी अगर जोड़िए आप, तो ऐसा लगता है कि जहां पड़े संतन के पांव वाली बात जो है, तो वो बंटाधार वाली बात जो है, वो बहुत से ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ जो मुजरा शब्द इस्तेमाल हुआ है, पीयूष जी मुजरा शब्द का इस्तेमाल आपने जिस तरीके से व्याख्यायित किया, उसके साथ में जो आगे कह रहे हैं कि मुजरा, जिनको मुजरा करना हो जाके करें, एससी, ओबीसी और एसटी के लिए वो जान दे देंगे, तो क्या ये इसको किस तरह देखेंगे? वो कह रहे जान दे देंगे भाई,
विपक्ष कह रहा है कि आरक्षण छीन लेंगे, संविधान छीन लेंगे, और वो कह रहे जान दे देंगे। इस देश का प्रधानमंत्री अगर कह रहा है कि गरीबों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, आदिवासियों के लिए अपनी जान दे देंगे, तो अब और क्या दे दें? कलेजा निकाल के कहीं पेड़ पे टांग दें क्या? वो क्या करें? हम लोग को याद है बंदर की कहानी जो है, जो कलेजा टांग दिया था पेड़ पे, जो है आपको याद होगा जो वही कहीं उनको याद आ रहा होगा कुछ कुछ। लेकिन देखिए, जिन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं तो 2047 तक रहूंगा प्रधानमंत्री, तो ये कहां से उनको याद आ गया कि मैं जान दे दूंगा? फिर काहे वो जान देने को तुले हुए हैं वो। और देखिए, ओबीसी और जिनका आरक्षण की, आपको याद होगा कि जो उनका प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेके यही सरकार थी जिसने एक बिल ले आई थी, कानून ले आई थी, जिसमें रोक लगा दी गई थी। वो तो आंदोलन हुआ, सुप्रीम कोर्ट गया मामला, और ये डर देख के कि वोट बैंक खिसक जाएगा, इनको नहीं मिलेगा वोट, इन्होंने फिर जो है वापस कदम खींचा था। और कहीं भी जो है इंडिया गठबंधन ये बात नहीं कह रहा है कि इनका सीधा सीधा इशारा था कि तुष्टीकरण का, मुस्लिम तुष्टीकरण का, और ओबीसी से छीन के जो है एक जो इन्होंने फॉल्स नैरेटिव खड़ा कर दिया है। लेकिन ठीक है, आप कर रहे हैं, करिए, लेकिन क्या भाषा का उसमें एक शालीनता नहीं लाएंगे? और एक प्रधानमंत्री, मोदी जी शायद भूल जाते हैं कि वो सिर्फ नरेंद्र दामोदर मोदी नहीं है, और वो भाजपा के नेता नहीं है, वो इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं। और प्रधानमंत्री का पद बहुत गरिमामय पद होता है, उसके एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपका जो है कि एक इस तरह की नैरेटिव आ जाए इस स्तर पे कि गली मोहल्ले के जो दादा टाइप के लोग होते हैं, आप देखिए, बिल्कुल मुझे याद है, इस तरह के इस्तेमाल कौन करता है? आप अपने मोहल्ले में जाइए, मोहल्ले का एक कोना होता है जहां कुछ दादा किस्म के होते हैं, कॉलर चढ़ाए, कॉलर खड़ी किए, और जो है हाथ की बाहें चढ़ाए, दादा टाइप के लोग होते थे, और वो आपस में जब भिड़ते थे तो इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे। वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। और क्या फिर से हमें ऐसा ही परिदृश्य देखना पड़ेगा कि हम ऐसे ही लोगों को संविधान की शपथ लेते हुए देखेंगे? तो हम क्या स्टैंडर्ड, क्या भाषा का स्टैंडर्ड, क्या कल्चर, किस संस्कृति की बात, जो जिस संस्कृति की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, भारतीय संस्कृति, क्या ये भारतीय संस्कृति की पहचान है? क्या ये भारतीय भाषा की पहचान है? जो भाषाई संस्कार हैं हमारे, क्या ये उसकी पहचान है? आप अपने विपक्ष पर कहिए, शालीनता से कहिए कि जो बातें हैं उनकी आलोचना करिए। विपक्ष कहाँ मोदी जी को छोड़ रहा है जो वो शालीनता बरतें? विपक्ष भी तो मोदी जी को छोड़ नहीं रहा ना। ये तो चुनाव है, और युद्ध और चुनाव में तो सब चलता है। एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक से लौट आए हैं और सीधे रुख करेंगे राघवेंद्र राजू का। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में भी 14 सीटों का जो चुनाव था छठे चरण में, वो पूरा हो गया है, और पूरे देश में अगर देखा जाए तो 486 सीटों का चुनाव हो गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि एक तस्वीर साफ हो गई होगी। लेकिन अभी पूर्व के दो मेहमानों की बातचीत से, जैसे पीयूष जी कह रहे हैं कि एक आम धारणा बनने लगी कि अब सरकार तो बना लेंगे ये, तो मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जितना बीजेपी को बहुत हल्के में विपक्ष ले रहा है, या ऐसा होने का एक तरीके से वो दिखाना चाहता है कि नहीं हम हल्के में ले रहे हैं, लेकिन बीजेपी अभी भी बहुत मजबूती के साथ में लड़ती नजर आ रही है। राघवेंद्र राजू, और अगर उत्तर प्रदेश के 14 सीटों की हम बात करें तो उन सीटों में 14 में 5 सीटें पिछली दफ़ा 19 में विपक्ष के पास थी, वो सपा बसपा का गठबंधन था, उस गठबंधन में कांग्रेस नहीं थी, आरएलडी भी थी, और 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। तो क्या स्थिति, क्या परिस्थिति नज़र आ रही राघवेंद्र जी? जी दुर्गेन जी, आज वोटिंग के साथ 484 सीटों का मैं समझ रहा हूँ मतदान पूरा हो गया, और जिसमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर आपने जो चर्चा की, और ये भी दुर्गेन जी है कि 80 पर रस्साकसी चल रही है। दुर्गेन जी, आपने देखा होगा कि 2019 में भले ही भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ आई हो, लेकिन 31 ऐसी लोकसभा सीटें थी कि जिसमें जो है मार्जिन 1 लाख से कम या 1 लाख के आसपास था, और उसमें 4 सीटें तो ऐसी थी जिनको आप कह सकते हैं कि 10,000 से कम मतों में जीती थी, जिसमें आज जो मतदान हुआ है वो मछली शहर और श्रावस्ती भी उसमें शामिल है।
प्रथम चरण के मतदान में मेरठ और मुजफ्फरनगर में बहुत कम, 10,000 से कम में हार जीत हुई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो रण बना था और जो छड़ है, कुर्सी पाने और चोला के रंग बदलने का ये दौर शुरू हो गया। यहाँ पर मुद्दे नहीं हैं जो मुद्दे होने चाहिए थे, महंगाई के, बेरोजगारी के, रोजगार के, अग्निवीर योजना के, जो बार बार मीडिया भी उठा रहा है और विपक्ष भी केंद्रित कर रहा है। लेकिन मैंने दुर्गेन्द्र जी, अभी ये 6वें चरण में मैं कल भी जौनपुर में था और मैंने सारे पूर्वांचल के जिलों का दौरा करके ये तो पाया है कि मतदाता एकदम खामोश है। कहीं लोग मिल गए, उन्होंने कहा अरे साहब देखो जो छुट्टा जानवर छूट रहे हैं, अपनी अपनी स्थानीय समस्याएं भी हैं। और ये भी सच है कि जो जातीय गणित का फैक्टर है वो इस पर प्रभावी होते दिख रहा है। और उसमें आपने जो बात अभी कही हमारे ज्यादातर मतदाताओं ने कि देश में धर्म के आधार पर आरक्षण, वो बराबर कह रहे हैं जायज नहीं है। और जिस तरीके से अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है और पसंदीदा मुस्लिम समाज, बीजेपी ने ही एक संगठन बनाया था। अब उनके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैं बयान पढ़ रहा था अमर उजाला में, वो कह रहे थे नहीं, अनीस जी थे कोई पूर्व मंत्री, वो कह रहे थे नहीं ये क्या बोल रहे हैं, भाजपा वाले क्या बोल रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जातियों में जिस तरीके से उन्माद पैदा हो रहा है और जिस तरीके से जो भी बोला जा रहा है जनमानस के बीच में, यह दुर्गेन्द्र जी निश्चित तौर पर है कि बसपा ने भले ही प्रत्याशी अपने उतारे हों इन 14 सीटों पर, लेकिन मैं जो देखता हूं कि जब राहुल गांधी जी वो डायरी लेके खड़े हो जाते हैं तो उसकी चर्चा आम मतदाता में है कि भैया हमारे दर्द है, हमारा दिल है कि ये संविधान बचना चाहिए। तो जो संविधान बचना चाहिए, और राशन की बात तो भले ही आप करो कि राशन से शासन, जब 5 किलो आप राशन दे रहे थे वो अब 10 किलो राशन देने की बात हो गई। वही कोई नहीं पढ़ रहा था घोषणाएं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि राशन के बदले अगर वोट नहीं तो पुण्य नहीं मिलेगा। वो मतदाताओं से कह रहे हैं भैया अगर कोई काम करते हो तो पुण्य कैसे मिलेगा आपको, वोट दो नहीं पुण्य ही नहीं मिलेगा। राशन क्या बात आप जो कर रहे हैं, आप देखिए जो दौर भी आपने देखा राजनीति में, ये भी दौर है कि बीजेपी में जो कैडर बेस कार्यकर्ता था, आप देखिए कि करीब, मैं नहीं कह रहा हूं तमाम जो हमने अखबारों में पढ़ा और वैसे जो आंकड़े आए, करीब 450 से ज्यादा पूर्व विधायक, तमाम नेता अन्य दलों से बीजेपी में आए और तमाम जो 600 तमाम संगठनात्मक लोग बीजेपी में आए। और जो आए हैं वो भले ही दल में आ गए हों लेकिन उनके दिल नहीं मिले हैं। और इसी अगर तारतम्य में देखा जाए कि पूर्वांचल का जो 6वां चरण था जिसमें आपने देखा कि राजा भैया फैक्टर भी आया। अब राजा भैया पर क्या, किसके इशारे पर राजा भैया पर अचानक जो है, जब आपने राजा भैया को कर्नाटक बुलाया, उनसे बातचीत की बेंगलोर में, और इसके बाद तमाम जो है जब धनंजय सिंह को भी आप अपने साथ ले आए, तमाम लोगों से क्रॉस वोटिंग हुई, सारा कुछ इस समाज और जनमानस ने देखा है। ये जनतंत्र है दुर्गेन्द्र जी, ये निश्चित तौर पर है। इसके बाद तुरंत जो अनुप्रिया पटेल जी स्टेटमेंट देती है तो उनका समर्थन करते केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी आ जाते हैं, तुरंत जो है कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी आ जाते हैं। और ये निश्चित तौर पर है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भीमराव अंबेडकर ने रानियों का ऑपरेशन कर दिया है, अब कोई राजा पैदा नहीं होगा ईवीएम से। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी ने रानियों का ऑपरेशन कर दिया है, अब राजा ईवीएम से नहीं पैदा होगा, ये कहते हैं ओम प्रकाश राजभर। तो यही बात कहा। इसके बाद डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी बोलने लगे। कहने का तात्पर्य ये था, आज आप जो मतदान का प्रतिशत अभी 5 बजे तक का देखिए, मैं समझ रहा हूं जो पश्चिम बंगाल इसी देश का एक भाग है, आप कुछ भी कहिए वहां मतदान, दक्षिण में क्यों मतदान इतना ज्यादा हो जाता है। जब आप मान के चलते हैं कि यूपी में 80 सीटों पर रस्साकसी है और 31 सीटों जो मैं बता चुका हूं कि उनमें मार्जिन 2019 में उनका जो जादुई आंकड़ा था वो 1 लाख से कम का था, और तमाम ऐसी सीटें हैं। लेकिन दुर्गेन्द्र जी आज जो आपने देखा बस्ती में तमाम घटनाएं हुई, किस तरीके से आज आप देख लीजिए अंबेडकर नगर में आप नजर बंद कर देते हैं, किस तरीके से प्रयागराज में आप माननीय रेवती रमन सिंह जी वहां गए, उनको थाने ले जाया जाता है, उनको गिरफ्तारी की बात होती है। और तमाम ऐसे जगह पर खेता सराय में, जौनपुर में तमाम ऐसी चीजें आई। ठीक है राघवेंद्र जी, बहुत सारी घटना हुई, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए कि इस चरण में क्या स्थिति है। हम निवेदन करेंगे सभी पैनलिस्ट से कि जरा वो राजनीतिक परिस्थितियों पर जरा कुछ प्रकाश डालें ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चले कि कुछ चीजें क्या हैं जो उन क्षेत्रों में नहीं है या जो उन क्षेत्रों के नहीं है जहां आज चुनाव हुए हैं। राघवेंद्र जी कह रहे थे
कि सरकार भले ही इनकी बन जाए, क्योंकि आपने देखा हो तमाम जो समाज के जो मीडिया वाले लोग हैं और उनके समर्थक मीडिया वाले लोग हैं, और जिस तरीके से सेंसेक्स को दिखा रहे हैं, और जिस तरीके से बाहर की मीडिया भी ये दिखा रही है कि नहीं सरकार तो इन्हीं की बन रही है, वो तो पीयूष पंत जी ने बताया, वो तो दिखा रहे हैं कि 295 300 आ रही है। ये अपने अपने आंकड़े हैं, लेकिन जब जनता के पास आप जाएंगे, आम जो ग्रामीण में जनमानस रहता है वहां पर मुद्दे हैं, और दुर्गेन जी मुद्दों के साथ साथ अग्निवीर जैसी तमाम उन योजनाओं को लेकर के युवा वर्ग जिनको आप कहते थे 2 लड़के, उन 2 लड़कों का भी आप जो देख लीजिए कि आम जनमानस में चर्चा है कि भाई रोजगार कहाँ है, बेरोजगारी इतनी है, ये तमाम बातें हैं। लेकिन दुर्गेन जी ये मानता हूं कि इन 14 चरण में 10 सीटों पर तो बहुत कड़ी टक्कर है, और 4 सीटों पर मैं मान सकता हूं कि भाजपा का कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ समीकरण बनता दिख रहा है। तो इसका मतलब बीजेपी 4 सीटों पे प्लस पर नजर आ रही है आपको, 4 सीटों पर बीजेपी प्लस नजर आ रही है, 10 सीटों पर भीषण संघर्ष है, ऐसा मानते हैं आप? जी, तो ये मैं मान के चलता हूं। ठीक है, अब मान लीजिए मेनका गांधी की सीट है, आप देखिए महाराजगंज की सीट है, आप देखिए जौनपुर में भी ठीक है, बहुत अच्छा, भदोही का भी कुछ अच्छी टक्कर है। लेकिन और तमाम सीटों पर जो आप देख रहे थे कि बहुत अच्छा जादुई आंकड़ा या कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ चमत्कार दिखेगा। इन बड़े बड़े जो आपने देखा कि 3-3 बार जौनपुर में मुख्यमंत्री जी गए, प्रधानमंत्री की रैली हुई, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की रैली हुई, डिप्टी सीएम की रैली हुई, और हार्ड सीट बन गई थी जौनपुर, जहां पर कैबिनेट मंत्री, तमाम उत्तर भारतीय से लेके देश भर के तमाम दलीय सीमाएं छोड़ करके लोग, वहां हरवंश सिंह जैसे लोग तमाम अपना व्यापार छोड़कर जौनपुर में प्रवास किए हुए थे। तो जौनपुर जैसे तमाम ऐसे गढ़ बन गए। इसी तरीके से मेनका गांधी में जब आपने देखा वरुण जी आए, जब सोनू सिंह और मोनू सिंह अचानक जो है सपा में चले गए, 24 घंटे पहले ये लग रहा था ये बीजेपी ज्वाइन करेंगी, लेकिन अचानक राजा भैया के बाद आपने देखा कि तमाम सुर बदल गए। और आपने देखा कि जब वरुण गांधी जी आए, आप दुर्गेन जी देख लीजिए, मैं तो वहीं सुल्तानपुर में था, उन्होंने वो कमल वाला पटका नहीं पहना वरुण गांधी जी ने, और उन्होंने बड़ा मार्मिक अपील की। तमाम बातें जो चीजें, वो ठीक है कि उनकी मां वहां लड़ रही थी, लेकिन उनके समर्थकों को इशारे में उन्होंने बहुत कुछ बता दिया दुर्गेन जी। इसलिए ये रण बहुत चौंकाने वाला है। कोई ठीक है, मैं मानता हूं कि अपने अपने आंकड़े हैं, अपने अपने ठीक है जो राष्ट्रपति, ठीक है राघवन जी, बहुत सारे आंकड़े हैं लोगों के, आपके भी हमारे भी, लेकिन एक आंकड़ा मैं दे देता हूं, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, उस पर विश्लेषण करते रहिएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा ये है कि जो घटे बढ़े वोट का विश्लेषण इस समय बड़ा महत्वपूर्ण होगा, और इसका गुणा गणित क्या है, गुणा भाग बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, लेकिन एक दिलचस्प डेटा सामने आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 409 में 258 ऐसी सीटें हैं लोकसभा की जहां 2019 के मुकाबले वोटिंग घटी है। वहीं जो 88 सीटों पर, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 5 में से 1 सीट पर तो कुल वोटों की संख्या में 5 साल पहले की तुलना में गिरावट हुई है। अब वोटरों के इस मूड को, इस घटा बढ़ी को, इस गुणा गणित को सियासी पंडित किस तरीके से लेते हैं, ये अलग बात है। ऐसा नहीं है कि किसी 1 या 2-3 राज्यों में किन्हीं सीटों पर वोटिंग परसेंटेज घटा है, लगभग हर राज्य की सीटों पर कम वोटिंग प्रतिशत सामने आया है, वोटिंग दर कम हुई है। कुछ हैरान करने वाली उत्तर प्रदेश की 14 सीटें खासतौर पूर्वांचल की रही हैं, और छठे चरण की सीटों में भी उतना मतदान का प्रतिशत दिख नहीं रहा है। हम रुख करेंगे अजय आर्य साहब का, अगर लगातार वो हमारे साथ जुड़े हैं। अजय आर्य राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर साहब, एक तो जरा तस्वीर समझाइए, जो हम चाह रहे थे वो थोड़ा सा चीज़ें बात हुई, बड़ी सार्थक बात हुई इस तमाम लोगों से, लेकिन जो तस्वीर की बात हम कर रहे हैं वो किस तरीके की तस्वीर, क्या छठे चरण तक वो तस्वीर साफ हो गई है, या फिर 7वें चरण का भी इंतजार करना पड़ेगा तस्वीर साफ होने का, या 7वें चरण के बाद भी तस्वीर साफ नहीं होगी, 4 जून को ही सब कुछ साफ होगा? दुर्गेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया, और मैं क्षमा चाहूंगा कि कई बार आपकी तरफ से आया भी निवेदन की ज्वाइन कर लूं, लेकिन कतिपय कारणों से मैं नहीं ज्वाइन कर पाया। ये सच है कि मैं बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग में था जी, और चूंकि कई स्टेट देखे, कई स्टेट कवर किए, तो बहुत कुछ समझ में आया राजनीतिक परिदृश्य के हिसाब से। तमिलनाडु रहा, उत्तराखंड रहा, हिमाचल प्रदेश रहा, राजस्थान रहा, यूपी में कुछ पार्ट को मैंने देखा। तो
अब मुझे याद आता है आपके चैनल पे मैं जब चुनाव शुरू होने से कुछ दिन पहले मैं जुड़ा था, उसके बाद मैं नहीं जुड़ पाया। मैंने एक बात आपको कही थी उस दिन भी कि ज्यादातर व्हाट्सएप ग्रुप शांत हैं और वोटर में एक अजीब सी खामोशी है। जी तो जी, इस पर चर्चा भी हुई कही थी। थी। और मैंने ये भी कहा था कि ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को कि उन्होंने चुनाव जीत लिया, इसलिए वोटर साइलेंट है। मैंने एक चीज और जोड़ी थी कि कहीं ऐसा तो ना हो कि ये इसी बुगालते में रहे कि हमने तो चुनाव जीत लिया है और कछुए और खरगोश की लड़ाई में खरगोश कछुआ मुझे धीरे अच्छी धीरे तरह याद करते है, करते मुझे अच्छी तरह याद है। ये जो खरगोश वाली तुलना थी वो बीजेपी के जो प्रवक्ता थे उनको अच्छी भी नहीं लगी थी और उन्होंने कुछ रिएक्ट भी किया था, मुझे याद है। उनको नागवार गुजरी। मैंने उनसे ये भी कहा था, महोदय आप अपने कार्यकर्ताओं पे ध्यान रखिए क्योंकि आपके कार्यकर्ता बहुत उत्साहित नहीं है। बीजेपी ज्यादातर ऐसे कार्यकर्ताओं की पार्टी है जो अति उत्साह से चलते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे 14 के चुनाव से मैं देख रहा हूं। जी। एक बात। दूसरी एक शब्द मैं और पॉइंट करूंगा कि बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी लहरों का राजहंस है। लहर जब रहती है तो बहुत तेजी से इसका ग्राफ ऊपर बढ़ता है। बहुत सारे चुनाव आप सन 90 से उठा के देख लीजिए, उसके पहले तो बहुत कम सांसद विधायक जीतते थे, तो उसकी बात ही नहीं करूंगा मैं। लेकिन राम मंदिर के आंदोलन के बाद से हमेशा एक लहर पे सवार होकर बीजेपी ने वैतरणी पार की है। लेकिन लहर का अब्सेंस होना, ना नदारद होना, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके लिए उल्टी गिनती की शुरुआत, जिसपे तमाम पैनलिस्ट इस पे चर्चा भी कर रहे थे। और जो आपके एक पैनलिस्ट ने राजू साहब ने जो चीज अभी बताई कि कितनी सीट पे 1 लाख से कम का अंतर था, मैं देश का आंकड़ा मैं आपके सामने पेश करता हूं। 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी की 2019 के चुनाव में थी, जिसमें 77 सीटों पे 1 लाख से कम का मार्जिन था और 40 सीटों में 50,000 से कम का मार्जिन था। मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि जो ये 40 सीटों पे मार्जिन का 50,000 से कम है, ये 100% बीजेपी हारने जा रही है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। तो अगर आप 330 में से 40 सीट इनकी घटा लेंगे तो 262 सीटों पे आंकड़ा इसका जाता है भारतीय जनता पार्टी का, और एनडीए का अलग से आंकड़ा है। दूसरी बात, जो 77 सीटों की जो जिसमें अन्य 37 सीटें बच रही हैं, अगर 1 लाख से कम मार्जिन पे भी विपक्ष अपनी सेंधमारी कर देगा तो मैं इसको हंग पार्लियामेंट की तरफ देख रहा हूं। फिर ना फिर एनडीए का बहुमत आ रहा है, ना फिर यूपीए सॉरी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अब हंग पार्लियामेंट आ रही। अभी इतना स्पष्ट तौर पर आज तक मैंने नहीं सुना है किसी राजनीतिक विश्लेषक या कोई जो पत्रकार है, हंग पार्लियामेंट की बात कोई कर नहीं रहा है। ये जोखिम भरा है। लोग, ये जोखिम भरा जरूर हो सकता है, लेकिन दुर्गेन जी, अगर उत्तर प्रदेश की जमीन पर अगर आप 1 सीट 10 सीट आकलन करिए तो अगर आप देखिए ओबीसी एससी और मुस्लिम का एक गठजोड़ लड़ रहा है बीजेपी की तरफ से, और एससी में भी विशेषकर जाटो कम्युनिटी की मैं बात करूंगा, जो अचानक जो आपने संविधान की जो पुस्तक की बात की कि संविधान खतरे में, बीजेपी ने सेल्फ गोल कर दिया 400 सीट का नारा देकर के। ये सेल्फ गोल है। बीजेपी बहुत अच्छे से लड़ रही थी चुनाव और बहुत साइलेंटली आराम से 271 का आंकड़ा बड़े आराम से पार कर रहे थे, लेकिन अति उत्साह में ज्यादा सीट हमको चाहिए। प्लस इन्हीं के कुछ नेताओं ने, चाहे लल्लू सिंह हो फैजाबाद के और अन्य नेताओं हो, गिरिराज सिंह भी हो, उन्होंने कहा कि हमें संविधान बदलना है। देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति और विशेषकर अन्य पिछड़ा वर्ग जो बहुत अति पिछड़ा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपना धर्म ग्रंथ मानता है। एक बात। दूसरी बात, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को वो भगवान के तुल्य ही मानती हैं। तो उनकी लिखी हुई किताब को बदलने का साहस भी कोई करेगा, ये शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड विशेषकर बहुत अति पिछड़ी जातियों को नागवार गुजरा। जो सच्चाई है, जो ग्राउंड पे दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी या पक्ष जितना भी कहे कि उसका कोई प्रभाव नहीं है, अगर प्रभाव नहीं है तो माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री जी की और नड्डा जी की ये बौखलाहट फिर मेरी समझ के बाहर जा रही है कि आप एकदम बात करते करते अगले फेज में दूसरा नैरेटिव ले आ रहे हैं, फिर वो नहीं चल रहा है तो तीसरा नैरेटिव ला रहे हैं। यहां तक कि जब प्रधानमंत्री जी को यह कहना पड़ जाए कि सीमा पार पे आतंकवादी खड़े हैं और देश पे हमला कर सकते हैं किसी भी समय, 1 महीने के अंदर बड़ी घटना हो, तो ये हताशा को ही शो करता है। अगर आप साइकोलॉजिकल उसमें देखें तो ये निराशा मैंने 14 में नहीं देखी, ये निराशा मैंने 19 में नहीं देखी, लेकिन ये अचानक क्या हुआ, जैसे सपने टूटने जैसा है कि अरे ये क्या हो गया, हमारी दौड़ती हुई गाड़ी में पंचर क्यों हो गया। तो ये हथियार भी जनता के हाथ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही दी है, 400 पार का नारा लगा करके। इसमें और किसी की गलती नहीं। जो विपक्ष इंडिया गठबंधन चुनाव से 10 दिन पहले
ढुलमुल था 15 दिन पहले, अचानक पहले फेज की वोटिंग के बाद वो इतना हाइपर और एग्रेसिव होने के कारण है क्योंकि जब ग्राउंड से रिपोर्ट आने लग गई, जैसे संजीव बलियान की सीट है तो 6000 वोटों के अंतर से वो 100% हार रहे हैं चुनाव, कोई इस तरह नहीं कहेगा, मैं कह रहा हूं आपके चैनल पे। तो वहां आपसी झगड़े हैं, कैडर आरएसएस का और बीजेपी का निकला नहीं वोट डलवाने, वोटिंग परसेंटेज भी घट रही है। दूसरी तरफ तो मैं कई जगह पे मैंने देखा कि कई एक बड़ी पार्टी का कैडर ही अपनी पार्टी के खिलाफ वोट डलवा रहा है कि संविधान बचा रहे। तो इन सब चीजों से मुझे लगता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए दूर की कौड़ी ही साबित होगी। जी अरे साहब, एक बहुत इस समय जो चर्चा में विषय है कि दलित कहाँ और मायावती की भूमिका, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, अगर आप बहुजन समाज पार्टी की बात करिए तो ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा था कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव में अलग से लड़ करके कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी का समर्थन कर रही है, अंदर खाने उनका समझौता हो। लेकिन जब मैंने सीट दर सीट इसका अध्ययन किया तो पाया कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की जो टिकटों का जो वितरण किया इन्होंने, उससे भारतीय जनता पार्टी को कमोवेश नुकसान ही पहुंचा है, फायदा नहीं हुआ है। और एक बात, और दूसरी बात अगर लोग बीएसपी को पूरा माइनस करके चल रहे हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी बहुत आराम से जीत जाएगी और उसके लिए उसको कोई भी बहुत मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उसने ऐसा जातियों का ऐसा समागम प्रस्तुत किया जो उसकी अपनी सोशल इंजीनियरिंग है। बहुत सारी सीटों पे समाजवादी पार्टी भी कमजोर है लेकिन उसमें बसपा मौजूद है। तो मुझे कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि ये बड़े खेल का हिस्सा है। अब वो क्या खेल है वो तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। जी लेकिन मायावती के बारे में लोग कहते हैं, जैसे अखिलेश जी ने कहा कि ठीक है गठबंधन में तो आ जाएंगे, गारंटी कौन लेगा? तो ये मोदी जी की गारंटी तो लोग कह रहे हैं कि हाँ मोदी जी की गारंटी है, अब बहन जी की गारंटी कितनी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, बहन जी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दो ही पार्टियां ऐसी हैं जो कार्डर बेस्ड पार्टी जी। कांग्रेस पार्टी विचारधारा बेस्ड है और समाजवादी पार्टी भी अब कैडर बेस्ड आप कह सकते हैं। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारा वोटिंग परसेंटेज ऐसा है और बीएसपी के पास जो कॉमरेड की तरह काम करता है, वो पार्टी जीते या हारे ये कॉमरेड तो उसी के साथ जाएगा। तो जिसके पास अपने पास हर सीट पे 1 लाख से अधिक वोटों का अगर जिसके पास एक पूरा बंडल हो तो उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, कोई नहीं नेग्लेक्ट कर सकता। आप रही बात गारंटी की, तो राजनीति में तो गारंटी तो कोई किसी की दे भी नहीं सकता और कोई किसी की ले भी नहीं सकता। जो पानी पी के एक दिन जैसे नीतीश कुमार का उदाहरण ले लीजिए, वो नहीं आएंगे हम नहीं लेंगे और ले लिया, ठीक है। माननीय कल्याण सिंह कहते रह गए मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा पार्टी से हटने के बाद, और चले गए। तो कोई भी अनटचेबल नहीं, मेरी बात समझिए। अगर ठीक ठाक चीजें बन गई तो मायावती जी के पास तो दोनों तरफ डील करने का मौका बहुत अच्छा है। जो अच्छा ऑफर देगा वो उधर चली जाएंगी। बहुत सिंपल सी राजनीति है, इसमें कुछ बहुत सोचने का बात नहीं है। जी ठीक बात है। सुशील दुबे जी, अजय आर्य साहब ने एक अलग दिशा में बातें कर दी, बड़े कॉन्फिडेंट वो हैं कि अगर ये जो 71-77 सीटों की बात कर रहे हैं, जो 1 लाख से कम में बीजेपी जीती थी, 40 सीटें वो कर रहे हैं। राजू जी उत्तर प्रदेश में ऐसी सीटें बता रहे हैं 31। तो जो परिदृश्य है उनके मुताबिक हंग पार्लियामेंट भी हो सकती है, लेकिन ये उसी दशा की ओर इशारा कर रहा है कि भाई इसका मतलब ये है कि 6वें चरण में भी अभी तस्वीर साफ नहीं है, 7वें चरण का इंतजार करना होगा। सुशील जी। दुर्गेन जी, अजय जी ने, मैंने आज इनको पहली बार सुना, बहुत ही सार्थक उन्होंने अध्ययन किया है, मैं इनको साधुवाद देता हूँ। अजय जी हमको नहीं सुने, आपने हमेशा शुरू से कराया, उस समय नहीं आए थे, लेकिन 70% हमने जो बोला था लगभग अजय जी ने उन्हीं बातों को अपनी उसमें बोला। मुझे अच्छा लगा क्योंकि मेरी ताकत बढ़ी। जो हमारे राजू भाई बोल रहे हैं, इन्होंने कहा 182 सीटों से मछली शहर के सज्जन जीते थे, 182 सीटों से सांसद अभी हैं 182, प्रधान नहीं थे, सांसद थे 181। जी ठीक। अब दूसरी बात, यहाँ ये आजमगढ़ में
गुड्डू जमाली 2,44,000 वोट पाया था और सब 1,20,000 से ये दरोगा जीता था और 2.5 लाख वोट पाके वो हार गए थे धर्मेंद्र यादव। गुड्डू जमाली आज तारीख में जिंदाबाद कर रहे हैं। कहाँ कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो जिसके कान आंख नाक कुछ नहीं वो बता देगा। इसमें क्या समस्या है। और दुर्गेन जी हमको लाइए स्क्रीन पे, राजू भाई आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मेरे को लाइए स्क्रीन पे। आप स्क्रीन पर हैं भाई? नहीं मैं मुझे सामने राजू जी आ रहे हैं स्क्रीन पे। अरे हाँ, दिख रहे हैं दर्शकों को, आप बोलिए धड़ल्ले से। खैर पूरा देश देख रहा है आपको भाई। अब दुर्गेन जी सुनिए, अब ये बताइए, चलिए वो मुद्रा और बड़े भारी विश्व गुरु को तो मैं वो करता हूँ, चलिए जान लीजिए डिबेट। जो उत्तर प्रदेश का जहां 80 सीटें हैं, संत बनते हैं, अब वो संत हैं, क्षत्रिय सम्राट हैं, हिंदू नेता हैं, ये मुख्यमंत्री हैं, क्या है ये उन्हीं को नहीं पता, हमें नहीं पता। डुमरियागंज एक सीट है, डुमरियागंज चला, चुनाव आज हुआ है, हो गया। वहां पर संत जी ने ज्ञान दिया। एक वहां पर 20 तिवारी, कुशल तिवारी लड़ रहे हैं, हरशंकर तिवारी के सुपुत्र। हरशंकर तिवारी अभी कुछ महीने स्वर्गीय हो गए। वहां सीट पर पीएम गए, सीएम गए, एचएम गए, दोनों डिप्टी सीएम गए और 100 के आसपास विधायक, एमपी और नेता वहां पर पड़े हुए रहे। उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं मंच पर पाल साहब के सामने कि वो जो वहां से लतिया के भगाया गया था गोरखपुर से और संत कबीर नगर से, कुशल तिवारी संत कबीर नगर से 2 बार एमपी भी रहे हैं, उसको यहाँ की भी जनता लतिया के भगा दे। क्या मजा आ गया। संत भी बोल रहे हैं, क्या पवित्र शब्द निकल रहे हैं, अमृत वचन। अरे आप कहते हरा दो, आप कहते पराजित कर दो, आप कहते हमने ये किया, लतिया के निकाल दो, ये हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं। अब दूसरी बात, उसके बाद पाल साहब कह रहे हैं अगले दिन कि 4 जून को डुमरियागंज की जनता रावण वध करेगी। क्या ब्राह्मणों को बिल्कुल आपने क्या सड़क पे लाके खड़ा? मैं वही कहने वाला था, लग रहा चोटी खुल गई है वहां, चोटी खुल गई और 4 जून के बाद ही चोटी बंधेगी। आ रहा हूँ, आप बहुत शानदार। मैं समझ गया। बोलिए। और दर्शक भी बड़े समझदार है, समझ गए कि चोटी खुल गई है। अंबेडकर नगर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है आज, जहां पर लालजी वर्मा को डिटेन कर लिया 2 महीने, 2 घंटे में काम हो गया। डुमरियागंज में चोटी खुल गई है। आप लतियाओगे, कहोगे रावण, हम लंकेश को हम मानते हैं, आपके चैनल पर कितनी बार बोल चुके हैं, रावण का वध करोगे। आप 10 साल से एमपी हो और के बाद कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई विकास का कार्य नहीं है। खैर ये छोड़िए, अब आगे आइए दुर्गेन जी, जहां पर इस टाइप की बातें हों, एक हमारा देश का शानदार सरल प्रधानमंत्री चुप रह के 10 साल बाद पूर्व हो गया। मैं आपको बड़ी बात बोल रहा हूं, जो आपके एक शानदार आदरणीय पूज्य विश्व के लेवल पे आने वाला डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल चुप रहने के बाद पूर्व हो गए। तो एक देश का 100 नहीं, 200 नहीं, 1000% बोलने वाला आदमी 10 साल बाद, वो भी डैश लिख लीजिए आप इसको, ठीक है, डैश लिख लीजिए इसको, वो भी 100% नहीं, 1000% बोलने वाला व्यक्ति डैश। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है राजू भाई ने कही और सबको मालूम है, संविधान लगा है सीने से। और आप फिर लिख लीजिए, मैंने कितनी बार आपसे कहा, आपको फिर कह रहा हूं, खड़गे को दलित अगला प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा है, उसने पूरा वोट दे दिया है, मुसलमानों ने पूरा वोट पीडीए को दे दिया है। सब लपोकी पार्टियां उत्तर प्रदेश की 0 हो गई है, चाहे मायावती हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे मौर्य हो, चाहे पल्लवी हो, चाहे फला हो, चाहे ढिमाका हो, सब मुंह देख रहे हैं, पसीना आ रहा है। ठीक है सुशील जी, यहाँ जी सुशील जी, मैं पीयूष पंत को चर्चा में ले लेता हूँ, चूंकि बहुत अब 1-1.5 मिनट बचा है मेरे पास। पीयूष जी, दलित वोटों का समीकरण बार बार कहा जा रहा है कि मायावती का वोट अगर बीजेपी जो ले गई थी वो उनके पास रहेगा तो बीजेपी मजबूत है, ओबीसी उनके पास रहेगा मजबूत है, और अगर ये 2-3-4% खिसक जाएगा। बिहार की क्या स्थिति आपने देखी? बिहार में चूंकि बहुत कॉन्फिडेंट है बीजेपी की, हमने तो इस बार 40 में क्रांति कर देंगे हम। 32 सीटें आरजेडी की बिहार में। पीयूष जी सुशील जी 32 कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, बोलिए। 32 सीटें जीत रही है आरजेडी बिहार में। बिहार में तेजस्वी है। पीयूष जी से पूछ लेते हैं। पीयूष जी, अच्छा पीयूष, हाँ पीयूष सेन जी,
32 तो मैं नहीं मानता, क्योंकि जो है, लेकिन काफी तगड़ा मुकाबला है। और बहुत सी सीटें हैं जो, देखिए, बीजेपी तो फिर भी कुछ सीटें रिटेन कर लेगी, लेकिन जेडीयू बहुत उसको नुकसान होने जा रहा है। और आरजेडी कम से कम जो इनका अलायंस है वो पूरा, कम से कम मुझे लगता है कि 27 से 28 सीटें जो है वो इस बार जो है निकालने जा रहे हैं। वो इतना तो तय मानिए आप। और एक उभार है जिस तरह तेजस्वी यादव अभी भी जो इंजर्ड होने के बाद भी जिस तरह से ललकार के भाषण दे रहे हैं और सभाएं कर रहे हैं, व्हील चेयर में बैठ के कर रहे हैं, और युवा पूरा आंदोलित है। और बिहार का युवा अगर आंदोलित है तो आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश का भी यही हाल है कि जो बेरोजगारी है वो लेके भले ही कह दें कि साहब आप क्या उसमें जो है कि मोदी जी जो है कहीं कह दे कि ये लालटेन से तो अंधेरा हो जाएगा, तो यहाँ जंगल राज है, ये सब अब कोई मानने नहीं चल रहा है। अंधेरा तो उनके जीवन में युवाओं। ठीक है, एक अंतिम सवाल राघवेंद्र राजू से। राघवेंद्र राजू, 67 सीटों पर इलेक्शन हो गया यूपी में, 13 बची हैं 7वें चरण में। इन 67 में क्या समीकरण आप देख रहे हैं? कठिन प्रश्न है राघवेंद्र राजू। दुर्गेन जी, ये तो निश्चित तौर पर है, कल आपने देखा होगा, कई बार मीडिया ने भी दिखाया, जो एक संघ का जो स्टेटमेंट आया, आरएसएस का जो एक स्टेटमेंट आया, वो आरएसएस की जितनी बड़ी भूमिका इस चुनाव में दिखनी चाहिए थी, मैं समझता हूं दुर्गेंद्र जी, मैं पूरे भ्रमण में रहा, वो ऐसी, और खास तौर से जो इनका ही कैडर बेस का जो बड़ा कार्यकर्ता था, वो उसमें भी उतना जो हमें देखता था, और खास तौर से मतदाताओं की जो खामोशी है, तो निश्चित तौर पर ये जो रण है, और हमारे जो अजय शर्मा जी ने कहा, सुशील दुबे जी ने कहा, पीयूष पंत जी ने कहा, इंतजार करिए, आज का जो मतदान का 6 बजे के बाद का जो आंकड़ा आपके पास आएगा, उस आंकड़े के बाद यह जरूर है दुर्गेन जी कि सुप्रीम कोर्ट से जो लोगों को चाहिए था, 17C पे जो याचिका डाली गई थी, और जिस तरीके से जस्टिस चंद्रचूड़ के माध्यम से उन्होंने जो कहा था कि मत प्रतिशत बाद में कुछ और आंकड़े जो पहले दिए जाते थे कि भाई चुनाव होने के बाद तुरंत पहले बताया जाता था इस मतदान केंद्र पर 957 वोट है, इतने वोट पड़े, लेकिन आज सिर्फ प्रतिशत बताया जा रहा है। ये तमाम बातें हैं, और ईवीएम को लेकर के भी तमाम जो चीजें सामने आ रही हैं। राघवेंद्र राजू, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर डॉक्टर अजय आर्य, आपका धन्यवाद। सुशील दुबे जी, पीयूष पंत जी, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। कुल मिलाकर जो तस्वीर है अभी साफ नहीं हुई है, ऐसा लग रहा है 7वें चरण के बाद ही कुछ टोह मिलेगी, क्योंकि एक राजनीतिक विश्लेषक अजय आर्य ने बहुत खम ठोक कर कहा कि जो सीटें इस देश में 40 सीटें बीजेपी 50,000 से नीचे जीती थी, वो सीटें हार रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो अजय आर्य खुद ही करें कि हंग पार्लियामेंट है। एक नया एंगल है देश में, शायद अभी तक इस एंगल पर किसी ने बात ही नहीं की, किसी पत्रकार, किसी विश्लेषक ने, लेकिन आज ये जोखिम उठाया एक विश्लेषक ने। देखते हैं 4 जून को। नमस्कार।